जय भारत डियर द्वितीयांश। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स पोर्शन का एक चैप्टर जिसका नाम है साउंड। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, साउंड वेव क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं। सो सबसे पहले समझिए, साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव which consists of compressions and rarefactions traveling through a medium। हमने डिस्कशन कर लिया है फ्रेंड्स कि साउंड वेव जो है वो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस के थ्रू होते हुए आगे बढ़ता है। मतलब साउंड वेव जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है। नाउ ये कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है, तो हमने ये भी लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि एक ऐसा एरिया जहां पे मीडियम के पार्टिकल का डेंसिटी ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, या फिर ऐसा बोलिए कि मीडियम के पार्टिकल के ऊपर जो प्रेशर होगा वो उस एरिया में सबसे ज्यादा होगा जहां पे होता है कंप्रेशन। सिमिलरली मीडियम के पार्टिकल के बीच में जब डेंसिटी सबसे कम होगी तो उस एरिया को हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। सेम वे मीडियम के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर जब कम होगा तो उस रीजन को, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। ओके, तो यहां तक जो चीजें हैं वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। आगे देखिए, अ साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमें 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें साउंड वेव के बारे में डिस्कशन करना है। कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो फर्स्ट इज वेवलेंथ, वो क्या होता है वो हम डिस्कशन करेंगे आज। सेकंड एम्पलीट्यूड, थर्ड इज टाइम पीरियड, फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ इज वेलोसिटी और स्पीड। तो साउंड वेव की वेवलेंथ क्या होती है, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, साउंड वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी एंड साउंड वेव का वेलोसिटी या फिर स्पीड क्या होता है, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसको समझने से पहले हम यहाँ पे साउंड वेव के बारे में कुछ और भी बातें जो है डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था उसको थोड़ा और रिवाइज करते हैं। सो हमने क्या देखा था कि हमारा साउंड वेव जो है वो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, यानी वो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के थ्रू होते हुए आगे बढ़ता है। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो जहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, इस रीजन में जहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज प्रेशर, यानी जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो इस रीजन को हम बोलेंगे कंप्रेशन। और ये रीजन आप देखिए जहां पे जो पार्टिकल्स है, मीडियम पे जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बढ़ गया है, यानी उनका जो प्रेशर है वो उनके ऊपर कम हो चुका है और उनकी जो डेंसिटी है वो भी क्या हो चुकी है, इस रीजन की जो डेंसिटी है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ओके, तो एक ऐसा पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे जहां पे अगर आप यहां से अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो इस लाइन के ऊपर जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तब मुझे यहाँ पे पिक पॉइंट मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट है वहां से अगर मैं एक लाइन नीचे ड्रॉ करूं तो इस लाइन के ऊपर जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे उस एरिया में, उस रीजन में पार्टिकल्स के बीच का डेंसिटी, पार्टिकल्स के बीच का जो प्रेशर है वो सबसे कम होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे एक लोअर पॉइंट मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमारा साउंड वेव जो आगे बढ़ता है। हमने ये डिस्कशन किया था फ्रेंड्स लास्ट टाइम कि हमारा साउंड वेव जो है ना उसके वो ट्रैवल कैसे करता है, तो उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक साउंड वेव है, साउंड वेव जब ट्रैवल हो रहा है तब मीडियम का एक पार्टिकल है, तो ये मीडियम का पार्टिकल उसके ऊपर जब एनर्जी आएगी तो वो पार्टिकल क्या करेगा, तो वो पार्टिकल, ये हो गई फ्रेंड्स उसकी मेन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम, इसकी मेन पोजीशन। तो जब साउंड वेव ट्रैवल हो रहा है तो मीडियम का जो कोई पार्टिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से किसी एक तरफ मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, उसकी एक रेंज होगी तो मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, वहां से फिर वो अपनी जो मेन पोजीशन है उसके ऊपर वो वापस आएगा, वहां से फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा और वहां से अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वो वापस आ जाएगा। इसको आप फ्रेंड्स पेंडुलम जो है उसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक पेंडुलम है। ओके, तो ये जो पेंडुलम है फ्रेंड्स उसको अभी मैंने यहाँ पे टाई किया हुआ है और वो अभी जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में है। अब क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं इस पेंडुलम को मैं एक डायरेक्शन में, यानी यहाँ से इसके मैं ऊपर थोड़ा यहाँ से फोर्स F लगाता हूँ तो क्या होगा, तो मेरा ये जो पेंडुलम का जो बॉब है, या फिर आप इसको बॉल भी बोल सकते हो, उसको जनरली बॉब बोलते हैं। ओके, तो इसको जब मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो ये जो बॉब है वो अपनी इस पोजीशन से ऊपर तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, तो कहां तक जाएगा, पूरा राउंड तो घूमने वाला है नहीं, वो क्या करेगा, वो किसी एक डायरेक्शन में
किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट तक, जो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां तक पहुंच जाएगा। यानी ये जो बॉब है वो मान लीजिए यहां तक पहुंच चुका है, फिर इससे ऊपर हमारा बॉब जो है वो नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, पहले वो यहां से इस तरफ गया, अब वो अगेन अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापस आएगा, यानी यहां से वो फिर से नीचे आएगा और फिर से इस पोजीशन के ऊपर आएगा जो है उसकी मेन पोजीशन। ठीक है, फिर क्या वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा? नहीं, वो बॉब जो है वहां पे स्टॉप नहीं होगा। वो बॉब जो है वो अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा। यानी हमारा बॉब जो है वो मान लीजिए यहां तक पहुंच चुका है। ओके, इससे ऊपर हमारा बॉब जो है वो नहीं जाएगा। तो यहां से इस तरफ गया, मेन पोजीशन के ऊपर वापस आया, फिर यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी मैक्सिमम वैल्यू तक वो गया, फिर क्या वहां पे स्टॉप हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, वो यहां से वापस नीचे आएगा और अगेन अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वो वापस आएगा, फिर से वहां से इस तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। शायद आपने इसके बारे में 8 के अंदर पढ़ा हुआ होगा। वन ऑसिलेशन क्या होता है कि कोई पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मेन पोजीशन से, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो है वो अपनी मेन पोजीशन से किसी एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, वहां से अगेन अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापस आएगा, वहां से अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और वहां से अपनी मेन पोजीशन के ऊपर जब वो वापस आएगा तो इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेम वे अगर हम बात करें साउंड वेव के बारे में, तो साउंड वेव जब ट्रैवल होता है तो जिस मीडियम में साउंड वेव ट्रैवल हो रहा है उसके मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उनका भी ऑसिलेशन होता है। तो वन ऑसिलेशन उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी जो हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लीजिए इस तरफ पहले जा रहा है, तो अपनी मेन पोजीशन से वो किसी भी एक तरफ मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, फिर वहां से वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर फिर वापस आएगा, वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और वहां से अगेन अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वो वापस आएगा। तो जब इतना होता है तो उसको बोलते हैं उस पार्टिकल ने किया है वन ऑसिलेशन। जहां से स्टार्ट किया वहां से किसी एक तरफ मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, वहां से मेन पोजीशन के ऊपर वो वापस आएगा, वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और अगेन अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वो वापस आएगा। तो इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। अगर इसी चीज को मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए हमारा जो बॉब है, बॉब समझ लीजिए या फिर पार्टिकल समझ लीजिए, दोनों किस में सेम ही होगा। वो पहले यहाँ पे है, मेन पोजीशन के ऊपर है। ये जो लाइन देख रहे हो डॉटेड लाइन, वो क्या है? पार्टिकल की मेन पोजीशन है। ओके, वहां से वो क्या करेगा? वहां से वो किसी एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। यहाँ पे देखिए किसी एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, यहाँ पे किसी एक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच जाएगा। तो वहां तक पहुंच गया, फिर से वापस आएगा कहां तक? अपनी मेन पोजीशन के ऊपर। तो यहां से फिर से वापस आएगा, फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू तक गया और फिर से वापस अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापस आ गया। तो हमारे साउंड वेव ने यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया और सॉरी हमारे पार्टिकल यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया और यहां तक वो पहुंच गया। तो इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वन वेव। आपको याद होगा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था। इसको हम बोलेंगे वन वेव। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स, वन ऑसिलेशन क्या होता है एंड वन वेव क्या होता है। अब यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ओके, तो इसमें जो पार्टिकल्स है वैसे मोशन करेंगे। डन। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ट्रांसवर्स वेव्स की, तो उसमें क्या होता है? सो देखिए यहाँ पे आप ये स्प्रिंग जो है उसका एग्जांपल ले सकते हो। ओके, मान लीजिए हमारा स्प्रिंग जो है वो अपना जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो ऊपर की तरफ गया। जब वो ऊपर की तरफ गया तो तब उसकी जो रिंग्स हैं या फिर उसके जो टर्न्स है वो जब इस पॉइंट पे आएगा ना, जब वो इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तो वहां पे टर्न्स जो है वो मैक्सिमम एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे या फिर मैक्सिमम एक दूसरे के क्लोज होंगे। तो जब वो इस पोजीशन के ऊपर आएंगे तो उनके बीच की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? उनके बीच की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा। फिर वहां से वो अगेन नीचे आएगा, कहां तक जाएगा? वो जाएगा अपनी मेन पोजीशन के ऊपर और फिर वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर होगा। फिर अगेन वो वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन के ऊपर।
ओके तो जब वो ऊपर पे किसी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है वहां पे डेंसिटी उनके बीच के मैक्सिमम होगी। जब नीचे में वो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा तो उनके जो पार्टिकल्स बोले या फिर जो उसके टर्न्स बोले उनके बीच का जो गैप होगा सबसे ज्यादा होगा। ओके तो जहां से उसने स्टार्ट किया वहां से किसी मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर से वहां वापस आया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया मैक्सिमम वैल्यू तक और फिर से वहां पे वापस आया। तो यहां से अगर वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम बोल सकते हैं कि उसने वन ऑसिलेशन किया है और ग्राफ पे उसको बोलेंगे कि यहाँ पे वन वेव जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ओके तो यहां से स्टार्ट किया यहां तक पहुंचा उसको बोलेंगे उसका वन वेव। अच्छा एक और चीज यहां पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया है, अपनी जर्नी वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए अपनी जर्नी जो है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो वहां से अगर वो स्टार्ट करेगा तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा। यहां से उसने स्टार्ट किया फिर वो नीचे गया किसी मैक्सिमम पॉइंट तक तो वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ओके और फिर वहां से वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन सॉरी अपनी एक्चुअल पोजीशन है वहां पे वो वापस आएगा तो यहां तक पहुंचेगा। तो इस केस में वेव जो है वो इतना बनेगा। यहां पे भी एक ऑसिलेशन ही हो रहा है, यहां से स्टार्ट किया ऑपोजिट डायरेक्शन गया फिर वहां पे वापस आया। ओके तो या फिर बोले कि वहां यहां से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, पहुंचा वहां से मेन पोजीशन के ऊपर, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर वापस आया मेन पोजीशन के ऊपर और फिर यहां पे पहुंच गया। तो यहां भी क्या हो रहा है, उसका वन ऑसिलेशन हो रहा है। जब यहां वन ऑसिलेशन हुआ तो वेव जो है यहां से स्टार्ट होगा, यानी उसका ग्राफ जो है फ्रेंड्स वो ऐसे स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट करते हुए यहां से ऐसे पहुंचेगा। ओके तो इसको भी हम वन वेव ही बोल सकते हैं और इसको भी हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। क्लियर। और सेम वे अगर उसने यहां से स्टार्ट किया हुआ है तो यहां पे जब ग्राफ नीचे तरफ जाएगा तो इस पॉइंट तक उसका बनेगा वन वेव और इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। क्लियर है यहां तक चीजें? ओके आई होप यहां तक चीजें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। अब इससे आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आई होप यहां तक सारी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे साउंड वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कशन करते हैं अबाउट वेव लेंथ। वर्ड क्या है, वेव लेंथ, यानी वेव का लेंथ कितना होगा वो हमें बात करना है। सो देखिए उसका डेफिनेशन क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रैरेफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिर से समझिए क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रैरेफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी अगर मेरे पास यहां पे एक ग्राफ है, ओके अब ये ट्रांसवर्स का समझ लीजिए या फिर आप समझ लीजिए लॉन्जिट्यूडनल का, ग्राफ कैसे बनेगा। ओके तो अगर हम ये समझे कि ये ग्राफ जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव का है तो उस केस में ये जो पूरा रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे, और ये जो पूरा रीजन है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रैरेफैक्शन। ओके तो डेफिनेशन क्या है देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, यानी पहला कंप्रेशन यहां पे है और दूसरा कंप्रेशन यहां पे है। तो पहले कंप्रेशन का सेंटर और दूसरे कंप्रेशन का जो सेंटर है उसके बाद तुरंत आने वाला कंसेक्यूटिव जो कंप्रेशन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। समझ रहे हो? ओके सेम वे इसको बोलिए, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रैरेफैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव रैरेफैक्शन, यानी ये पूरा रीजन जो है वो रैरेफैक्शन है, ये पूरा रीजन जो है वो रैरेफैक्शन है, लेकिन इस रैरेफैक्शन का सेंटर ये वाला होगा, इस रैरेफैक्शन का सेंटर जो है वो ये वाला होगा। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहां पे होगा उसको भी हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्लियर है यहां तक? ओके या फिर आप इसको ऐसे बोले कि वन सिंगल वेव का लेंथ, एक वेव का लेंथ कितना होगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। तो अगर आप यहां पे ये भी समझ सकते हो कि अगर पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, इस तरफ गया मैक्सिमम पॉइंट तक, यहां से वापस आया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया मैक्सिमम पॉइंट तक और यहां पे वापस आया, तो उसका ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वहां से स्टार्ट हो गए वो यहां तक पहुंचता है, मतलब उसने वन ऑसिलेशन यहां तक किया होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना इसको भी फ्रेंड्स हम वेवलेंथ बोल सकते हैं, इस डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। सिंपली एक वेव का लेंथ जो होगा, या फिर बोले कि एक ऑसिलेशन अगर किसी पार्टिकल ने किया है तो तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे उसका वेवलेंथ। क्लियर? तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, ये भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव रैरेफैक्शंस, ये भी बोल सकते हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ वन वेव, यानी वन वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, या फिर वन ऑसिलेशन करते वक्त हमारे वेव ने कितना ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ। क्लियर? चलिए उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। सो
देखिए नेक्स्ट, इट इज लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। मैंने आपको पहले बताया वन वेव क्या होता है, ओके। तो एक सिंगल वेव जो है उसका लेंथ कितना होगा, उसको हम बोलेंगे उसका वेवलेंथ। आगे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्बडा। तो यहाँ पे जो लेटर लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं हम लैम्बडा, ओके। तो ये डिस्टेंस होगा, इसको भी आप लैम्बडा बोल सकते हो, इस डिस्टेंस को भी आप लैम्बडा जो है वो बोल सकते हो। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रारेफैक्शन is equal to half of the wavelength, that is L by 2, sorry lambda by 2। क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रारेफैक्शन। यानी अगर मेरे पास यहां पे एक वेव कुछ इस तरीके से है, ओके, तो क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रारेफैक्शन। यानी यहां से स्टार्ट करके यहां तक एक कंप्रेशन और उसके तुरंत बाद आने वाला रारेफैक्शन, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये पॉइंट इस पॉइंट पे यहां पे मिल रहा है मेन पोजीशन के ऊपर, और ये पॉइंट अगर यहां पे मिलता है, तो ये डिस्टेंस जो होगा, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लैम्बडा बाय 2। यानी पूरा जो है एक सिंगल वेव यहां से यहां तक होगा, या फिर यहां से यहां तक का सिंगल वेव होगा, तो ये क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है यहां से यहां तक पहुंचते वक्त, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लैम्बडा बाय 2। ये डिस्टेंस क्लियर है, मतलब वेव यहां से यहां तक पहुंचा, वो डिस्टेंस जो होगा वो लैम्बडा जितना, सो लैम्बडा बाय 2 जितना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये मेन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल है वो किसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया, वहां से मेन पोजीशन के ऊपर वो वापस आ गया, ओके। ये होगा लैम्बडा बाय 2, क्लियर। तो फ्रेंड्स, आई होप यहां पे आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होंगी कि वेवलेंथ क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक वेव का लेंथ। अगर एक सिंगल वेव है तो उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ होगा लैम्बडा जितना। अच्छा, यहाँ पे मैं बोलूँ कि मेरा वेव जो है उसने यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया है और यहाँ तक वो पहुँच गया है, तो उसका वेवलेंथ कितना है, उसका वेवलेंथ कितना होगा फ्रेंड्स, इसका वेवलेंथ होगा 2 लैम्बडा। कितना होगा, 2 लैम्बडा। कैसे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ओके। और अगेन वहां पे एक और वेव है, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, अगेन लैम्बडा जितना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 लैम्बडा हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेव्स जो है वो 2 है। डन। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझ सकते हो। आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है, ग्राफ मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चलिए इस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे ये बताइए लैम्बडा की कौन सा पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ से अगर उसने स्टार्ट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा 1 लैम्बडा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये बनेगा 1 वेव। सेम वे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा उसको भी आप बोल सकते हो लैम्बडा, यानी 1 वेव, ओके। और सेम वे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा इसको भी आप बोल सकते हो लैम्बडा। तो जहां से स्टार्ट किया वहां 2 बार पहुंच के वापस आया है, तो ये यहाँ पे भी नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेव्स होंगे वो भी फ्रेंड्स 2 वेव होंगे, ये चीज ध्यान रखेगा। वेव यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 वेव्स बनेंगे। और अगर पूछा जाए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो होगा फ्रेंड्स 2 लैम्बडा। क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट समझते हैं अबाउट wavelength, that the SI unit of measuring wavelength is meter। यानी मीटर जो है वो होगा SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ। क्यों, क्योंकि वेव हम क्या कर रहे हैं, वेव का लेंथ नाप रहे हैं, और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड, तो देखिए द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम on either side of its original main position during the wave propagation is called the amplitude of wave। बहुत सिंपल से क्या है,
the maximum displacement of the particle of the medium on either side of its original mean position during the wave propagation is called amplitude of wave। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि हमारा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है, ये है उसका मीन पोजीशन, यहाँ से वो किसी भी एक साइड में, इस तरफ या फिर इस तरफ, किसी भी एक साइड में जिस मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंचता है वो डिस्टेंस जो होगा ना, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अपनी मेन पोजीशन से किसी भी एक तरफ का मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो पहुंच रहा है पार्टिकल, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे उसका एम्पलीट्यूड। अब अगर इसी चीज को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे बनेगा, तो देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे पार्टिकल जो ऐसे मोशन कर रहा है, अगर मैं इसको सीधा कर दूं या फिर इसको अगर मैं 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दूं तो ये उसका मोशन ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूड में डिफरेंस क्या है? लॉन्जिट्यूड अगर वेव से तो पार्टिकल ऐसे मोशन करते हैं हॉरिजॉन्टली, और ट्रांसवर्स के में वो मोशन करते हैं वर्टिकली। ओके, तो इसी चीज को अगर मैं ऐसे सीधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल ऐसे मोशन करने लगेगा। ओके, तो सिंपल वे में ऐसा समझिए कि हमारा जो पार्टिकल है वो मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो किसी भी एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू तक वो कहां पहुंचा, तो वो यहां तक पहुंच रहा है ना। नीचे में वो मैक्सिमम वैल्यू तक कहां पहुंच रहा है, देखिए यहां तक पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स, मेन पोजीशन से किसी भी एक तरफ का मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। ओके, सेम वे यहां पे बोल सकते हो कि मेन पोजीशन से किसी भी एक तरफ जो मैक्सिमम पॉइंट तक वो पहुंचता है तो वो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर ये चीज? ओके, देखिए, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ वेव, यानी वेव कितना बड़ा है, वेव जो है वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसके साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एम्पलीट्यूड है उसको समझते हैं। आगे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए, यानी ये जो डिस्टेंस है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्लियर? आगे देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग एम्पलीट्यूड इज मीटर। अगेन क्यों? क्योंकि ये पे डिस्टेंस ही है। हमने क्या लिखा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोले डिस्प्लेसमेंट बोले, दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वो तो सेम ही होगा ना। ओके, तो मेन पोजीशन से किसी भी एक तरफ का मैक्सिमम जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे उसका एम्पलीट्यूड। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इस डिस्टेंस को भी हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, और यहाँ पे किस ध्यान रखिएगा, तीनों केस में ए का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा जब तक वेव बढ़ता रहेगा। वैसे अभी तो 9th के लेवल में ये समझना है कि ए का वैल्यू जो है सेम रहेगा, आगे चलते हुए आप इसमें डिटेल में पढ़ोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, टाइम पीरियड। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड्स टाइम पीरियड। क्या होता है देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव। बहुत सिंपल से क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, यानी ऐसा समझिए कि पार्टिकल यहाँ पे है, मैं यहाँ पे साउंड वेव के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए हम ऐसे पार्टिकल्स लेंगे जो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। तो पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है, अब यहाँ से वो एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। ओके, फिर वो वहाँ से इस डायरेक्शन में वापस आएगा, फिर यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँचेगा। ओके, और फिर यहाँ से उस तरफ वापस जाएगा। तो यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करके दोनों तरफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच के इस पॉइंट के ऊपर वापस आने तक उसने कितना टाइम लिया है, उस टाइम को हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो ग्राफ क्या बनेगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा फ्रेंड्स कि मेन पोजीशन के ऊपर है, वहां से किसी भी एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर वो वापस आएगा मेन पोजीशन के ऊपर, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तक, और फिर आगे वापस आएगा मेन पोजीशन के ऊपर। तो वेव ने यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया और इस पाथ पे होते हुए जब यहाँ तक वापस पहुंचा, तो जब उसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया, वहां तक उसने कितना टाइम लिया होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचते हुए उसने कितना टाइम लिया है वेव ने, उस टाइम को हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। क्लियर? तो अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में आपको एग्जाम्पल समझाऊं तो यहाँ से मान लीजिए वो अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो देखिए ऊपर की तरफ मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, फिर नीचे तरफ जाएगा और फिर यहाँ पे वापस आएगा। तो कितना टाइम लगा वो आपको नोट डाउन करना होगा। ओके, उस टाइम को हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। क्लियर? तो एक तरफ यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ तक जब वो पहुंच रहा है, अब ये येलो स्ट्रिप जो उसको देखना, फिर से देखिए क्या येलो स्ट्रिप यहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से टाइम स्टार्ट कीजिए नोट करना, और जब यहाँ तक येलो स्ट्रिप पहुंचा, ये पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ पहुंचते को उसने कितना टाइम लिया, उस टाइम को हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। क्लियर? चलिए आगे देखिए, द टाइम टेकन
टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड। आप ऐसे बोल सकते हो वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, किसी पार्टिकल ने वन ऑसिलेशन करने के लिए, किसी पार्टिकल ने वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया है, उस टाइम को बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल टी। ओके, आगे देखिए, अब उसका एसआई यूनिट क्या होगा, सिंपल है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करें टाइम पीरियड की, तो आप टाइम नोट डाउन कर रहे हो तो उसका एसआई यूनिट होगा सेकेंड। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कशन करते हैं अबाउट फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? सो देखिए, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मेरा जो पार्टिकल है उसने यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचने के लिए उसने जो टाइम लिया वो टाइम जो है वो है 1 सेकेंड। कितना है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने वेव प्रोड्यूस हुए यहाँ पे? ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस हुए हैं? तो देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव, यानी 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पर 3 वेव प्रोड्यूस हुए। ओके, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो कितना होगा? 3 होगा। इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? अगर ऐसा बोला गया है कि कोई पार्टिकल, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हमारे पार्टिकल ने 1 सेकेंड में 3 ऑसिलेशन कर लिए हैं। समझ रहे हो? अगर फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पार्टिकल ने 1 सेकंड के अंदर 3 वाइब्रेशन कर लिए हैं, 3 ऑसिलेशन कर लिए हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रेंड्स? 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुए हैं, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आप यहां पे भी समझ सकते हो कि आप टाइम नोट डाउन कीजिए, 1 सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे हो चुका है, ठीक है, उसको बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है, जिसकी मतलब आप वीडियो भी देख पा रहे हो, ओके, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में पहुंचता है ना, उसका भी एक फ्रीक्वेंसी होता है। और एग्जांपल ये होगा फ्रेंड्स कि उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मान लीजिए होता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि वो वेव जो है वो 50 टाइम्स 1 सेकंड के अंदर ऊपर नीचे हो चुका है। समझ रहे हो? या फिर समझिए कि 1 सेकंड में 50 टाइम्स 50 वेव्स जो प्रोड्यूस हो चुके हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज डिनोटेड बाय लेटर न्यू। इसको बोलता है फ्रेंड्स न्यू, ओके, या फिर स्मॉल एफ। जनरली कुछ बुक्स के अंदर आपको न्यू मिलेगा उसका नोटेशन। ओके, आगे देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रेंड्स, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उनकी याद में हमने इसको यूनिट जो है उसको दिया हुआ है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। उसको स्मॉल में HZ लिखते हैं। आगे देखिए, समटाइम्स बिगर यूनिट्स किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज आर ऑल्सो यूज्ड। यानी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा है तो कई बार हम क्या करते हैं? किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब क्या होता है? आपको पहले भी सिखाया होगा। K मतलब 10⁻³ एंड M मतलब 10⁻⁶। ओके, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 किलो हर्ट्ज तो वो होता है 10⁻³ हर्ट्ज, और अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 मेगा हर्ट्ज, इसका मतलब है 10⁻⁶ हर्ट्ज। नहीं यहाँ तक? ओके, तो हमारे जो ईयर है ना फ्रेंड्स, हमारा, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हमारा ईयर जो है उसकी साउंड सुनने की जो कैपेसिटी है, जो रेंज है, वो है फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। यानी अगर 20 हर्ट्ज वाला साउंड है या फिर मतलब कोई साउंड अगर निकल रहा है कहीं से, और वो साउंड जो एनर्जी निकल रही है वो साउंड एनर्जी की वजह से मीडियम के पार्टिकल अगर 1 सेकंड में 20 बार ऑसिलेट करते हैं तो भी आप उस साउंड को सुन पाओगे। और कुछ साउंड वेव ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जिसमें 1 सेकंड के अंदर मीडियम का पार्टिकल जो है वो 20,000 टाइम्स ऑसिलेट कर लेता है। समझ लीजिए, 20,000 टाइम्स ऑसिलेट करता है। इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स होते हैं, हाँ, वो हमें सुनाई नहीं देते हैं, वो अलग रीजन है। लेकिन
कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं या फिर कुछ वेव्स ऐसे भी होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो एनर्जी की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स मोर देन 20,000 टाइम भी ऑसिलेट कर सकते हैं। तो अगर 20,000 टाइम्स ऑसिलेट हो रहे पार्टिकल तो वहाँ से जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगा ना, वो साउंड वेव जो है आप सुन पाते हो। हमारे ईयर की वो एक रेंज है सुनने की। इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी वाला साउंड वेव है तो उसको आप नहीं सुन पाओगे। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो आई होप ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चों को कई बार इन दोनों के बीच में ऑलवेज कंफ्यूजन रहता है, तो पहले दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव अगर प्रोड्यूस हुआ है तो एक वेव प्रोड्यूस होने में उसने कितना टाइम लिया है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड के अंदर कितने वेव प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की तो वहां पे नंबर ऑफ वेव्स फिक्स होते हैं कि एक वेव प्रोड्यूस हुआ वो फिक्स ही है। एक वेव प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। और अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की तो वहां पे टाइम फिक्स है, यानी 1 सेकेंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस हुए उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो आप एग्जाम्पल से उस बात को समझिए कि मान लीजिए टी टाइम के अंदर 1 वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एक वेव जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो टी है। ओके, यानी एक वेव प्रोड्यूस हुआ उसमें टाइम लगा उसको टी जितना। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि 1 सेकेंड में कितने वेव प्रोड्यूस होंगे, यानी 1 वेव प्रोड्यूस होता है टी टाइम के अंदर, तो 1 सेकेंड में कितने वेव प्रोड्यूस होंगे। या फिर ऐसा समझिए कि टी अगर टाइम है, एक वेव को प्रोड्यूस होने में लगने वाला टाइम जो है वो टी है, तो 1 सेकेंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो 1 into 1 डिवाइड बाई टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 1/t। अब ये क्या है? 1 सेकेंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस होंगे, तो एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1/t इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी f होगा, या फिर इसको आप न्यू भी लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन मिल रहा है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होंगे, तो 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होने वाले नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? वो है 1/t जितने, और उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, तो ये रिलेशन है फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच का। क्लियर? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अब यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, पहले आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड में कितने वेव प्रोड्यूस हुए वो काउंट कीजिए, या फिर आप ये कीजिए कि एक वेव जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें कितना टाइम लगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल ही आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ वेव की। ओके, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, आपने पहले सीख लिया है। क्लियर? तो क्या होगा देखिए, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव। सिंपल फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की एक वो पर्टिकुलर टाइम, कोई कार की बात कर लीजिए, कोई बाइक की बात कर लीजिए, कि उसने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम बोलते हैं उसका स्पीड। तो सेम वे साउंड वेव जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम के अंदर उसको हम बोलेंगे उसका स्पीड। ओके, तो यहां से उसका जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा कि वेलोसिटी या फिर स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by a wave upon time taken। ओके, चलिए इसको हम डिनोट करते हैं फ्रेंड्स लेटर v से। आगे देखिए, द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव इज मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, कोई भी चीज का अगर स्पीड है तो उसका जो यूनिट है वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड ही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। यहां पे हमारे पास 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी है? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? हम क्या लिखते हैं? स्पीड या फिर वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब जब वेव आगे बढ़ता है
तो वो कुछ डिस्टेंस तो कवर करता ही है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका वेवलेंथ। ओके, तो मान लीजिए कि हमारा जो साउंड वेव है उसने लैम्बडा जितना डिस्टेंस कवर किया है फॉर एग्जांपल। ओके, तो जब उसने लैम्बडा जितना डिस्टेंस कवर किया है और ये टाइम क्या होगा, एक वेव कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम, उसको क्या बोलते हैं, उसका हम टाइम पीरियड। तो अगर लैम्बडा जितना डिस्टेंस कवर किया है मतलब उसने वन वेव प्रोड्यूस किया है। लैम्बडा डिस्टेंस हम कब कब बोलेंगे, जब एक वेव का डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं उसका वेवलेंथ। तो एक वेव जो है उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना होगा, लैम्बडा जितना होगा। तो एक वेव को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। यानी टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड टी। समझ रहे हो, ग्राफ के फॉर्म में समझिए। यहाँ पे ये मान लीजिए ग्राफ है, तो हमारे साउंड वेव ने जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे वो वापस पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्बडा। ओके, तो मान लीजिए एक वेव ने ऑसिलेशन या फिर एक पार्टिकल ने ऑसिलेशन किया, अगर एक ऑसिलेशन किया तो उसने लैम्बडा जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उस वेव ने, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते वक्त उसको कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। तो अगर पर्टिकुलर आप एक सिंगल वेव की बात करो तो उसका स्पीड क्या बनेगा, लैम्बडा अपॉन टी। अब जितने लैम्बडा बनते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, अगर वेव चल रहा है वेव कंटिन्यूअसली, तो जितने वो डिस्टेंस कवर करता जाएगा उसके अकॉर्डिंग लैम्बडा के मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नंबर आते जाएंगे 2 3 4 5, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम भी चेंज होता रहेगा 1 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड उस तरीके से। ठीक है, तो स्पीड जो है v इज इक्वल टू उसका एक फॉर्मूला मिला लैम्बडा अपॉन टी। क्लियर, लेकिन यहां पे आपको पता है फ्रेंड्स दैट 1 अपॉन टी इज इक्वल टू न्यू या फिर फ्रीक्वेंसी f। तो यहां पे इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1/t। तो 1/t क्या है, न्यू है, तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू f या फिर न्यू, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स स्पीड फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, नाउ फ्रेंड्स चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साउंड वेव ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। What is the wavelength of sound whose frequency is 550 Hz? यानी आपको फाइंड करना है वेवलेंथ, वेवलेंथ कनोटेशन करते हैं हम लैम्बडा से, तो लैम्बडा कितना है वो फाइंड करना है, और आपको फ्रीक्वेंसी यानी न्यू गिवन है दैट इज 550 हर्ट्ज। तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो सिंपल फ्रेंड्स हमारे पास हमने अभी डिस्कशन किया v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू v अपॉन न्यू। ओके, सो v हमें कितना गिवन है, इट इज 330 अपॉन न्यू कितना गिवन है हमें 550। ओके, सो इसको आप अगर यहाँ पे 0 0 कट कर दीजिए, 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 5। ओके, सो 3/5 मीटर। ओके, तो ये आंसर क्या आएगा, इट इज ऑलमोस्ट 0.6 मीटर। क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500, रेडी कीजिए, 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड्स। यानी पहले हम यहां पे नोट डाउन करेंगे कि कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो देखिए नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू 1500, टाइम आपको गिवन है इन 3 सेकेंड, यानी आपको टाइम गिवन है t। अब ये कौन सा कैपिटल टी होगा, नहीं फ्रेंड्स ये कैपिटल टी नहीं होगा। ये कैपिटल टी क्या होता है, जब एक वेव प्रोड्यूस होता है तो लगने वाला टाइम आपको बोलते हैं उसको कैपिटल टी टाइम पीरियड। यहाँ पे आपको टोटल टाइम गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो आपको टाइम गिवन है वो टाइम पीरियड t नहीं है, कैपिटल टी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है टाइम पीरियड होता क्या है, एक वेव जो प्रोड्यूस होता है तो एक वेव प्रोड्यूस होने में लगने वाला टाइम, यहां पे तो 1500 वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 3 सेकंड के अंदर, तो ये कैपिटल टी नहीं होता है। क्लियर, आगे देखिए, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय, रीड कीजिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेरफैक्शन बी 68 सेंटीमीटर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शायद आपको लग सकता है बहुत इजी क्वेश्चन।
फिर से यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वेव है, ओके। तो क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट राइफेक्शन, यानी यहां से स्टार्ट करके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, वो है 68 सेंटीमीटर। कितना है, 68 सेंटीमीटर। अब इस डिस्टेंस को हम कितना बोलेंगे, तो अभी हमने डिस्कशन किया फ्रेंड्स, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लैम्बडा बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये वेवलेंथ का हाफ है। क्लियर, आपको मैंने अभी ये बात समझा दी। तो आपको लैम्बडा बाई 2 कितना गिवन है, 68 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है, तो आपको कुछ चीजें फाइंड करने के लिए बोली गई हैं। उसमें फर्स्ट बोला गया है फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। यानी क्या क्या फाइंड करेंगे आप, तो आपको बोला गया है टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पे एफ लिख दीजिए या फिर न्यू लिख दीजिए, आपको जो सही आए आप लिख सकते हो, फाइंड करना है। सेकेंड फाइंड करना है हमें वेवलेंथ यानी लैम्बडा कितना होगा, और थर्ड में फाइंड करना है वेलोसिटी कैपिटल वी कितना होगा। चलिए डेटा का हम यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो न्यू से पहले हम फाइंड कर लेते हैं लैम्बडा, क्यों, क्योंकि ये सिंपल हमें मिल जाएगा ना। हमें फॉर्मूला क्या मिला है, लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 68 इंटू 2, ओके। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 6 2 120, 136 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए सेकंड फाइंड करना है फ्रेंड्स हमें, क्या वेवलेंथ हमें मिल गया, फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ वेव्स एंड टाइम पीरियड जो है ना उसका यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक फॉर्मूला ये बना सकते हैं दैट 3 सेकेंड्स के अंदर, इन 3 सेकेंड्स नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इज 1500, यानी 3 सेकेंड्स में 1500 वेव्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस है वो होंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए 1 इंटू 1500 डिवाइड बाई 3, ओके। तो क्या आंसर आएगा 500, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। क्लियर। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, सॉरी थर्ड में क्या फाइंड करना है, इट इज वेलोसिटी v। तो सिंपल है, हमारे पास लैम्बडा भी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू भी है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू न्यू। सो v इज इक्वल टू लैम्बडा इज 136 सेंटीमीटर इनटू 500 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको आंसर मिला है उसके एसआई यूनिट के अंदर, लेकिन आपके पास जो लैम्बडा है वो एसआई यूनिट के अंदर नहीं है। तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में, यानी पहले इस सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.36 मीटर। तो इस नंबर को आपको लेके यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो करना होता है। अगर आप इस वे में गए तो यहाँ पे आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। दोनों एसआई में होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे इसको निकाल के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1.36 मीटर इंटू 500 हर्ट्ज। तो इसका कैलकुलेशन जो फिर आप खुद आगे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी है उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा और उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर।